Hello student, you are most welcome to our YouTube channel IFL Academy. Students, आज मैं आपके सामने एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेई नीट की तैयारी करते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अपने फंडामेंटल पे काम ना करके वो सीधा क्या करते हैं, ट्यूशंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे दो चीजें होती हैं, या तो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर घर वापस चला जाता है, या 2-3 साल अपना टाइम खराब करके कहीं पे पेड एडमिशन लेके अपनी डिग्री हासिल करता है। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में मुझे लगता है दोनों चीजें ठीक नहीं है। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है और आप चाहते हैं कि आप एक टॉप कंपटीशन को बीट करें, सो स्टूडेंट्स आपको फंडामेंटल पे काम करने की जरूरत है, बेसिक पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने अपने फंडामेंटल और बेसिक पे काम कर लिया तो आप कोई भी कंपटीशन बहुत इजीली, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और बेसिक पे काम करने के लिए मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 से 3 महीना देना पड़ेगा। 2 से 3 महीना आप भूल जाइए कि आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, बस आप अपने बेस पे काम करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग की नींव है, अगर वो मजबूत नहीं है बेटा, और आपने उस पर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर दी, तो ये आप समझ लें कि वो बिल्डिंग खतरे में है, कभी भी वो गिर सकती है। तो इस तरह का खतरा आपको अपने करियर के लिए नहीं लेना है। तो स्टूडेंट, इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मैंने एक सीरीज शुरू की है जो कि बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जेई वाले और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जिसमें मैं फिजिक्स के फंडामेंटल पे काम करने वाला हूं, बेसिक पे काम करने वाला हूं। इसके बाद आपके फंडामेंटल काफी अच्छे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूं वेक्टर। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने ये 3D वेक्टर का एक फिगर है। तो सबसे पहले आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक कार है। ठीक है, अब देखिए कार ने चलना शुरू किया। तो कार ने जब चलना शुरू किया तो यहां से हमने क्या चीजें कंक्लूड की वो देखते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमको एक तो कार की स्पीड मिली, दूसरी चीज क्या है कि इसी स्पीड को हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरी क्या है? कार की डायरेक्शन है जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है। तो अगर हमको कोई ऐसी चीज जहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहे हैं। क्योंकि वेक्टर के लिए शर्त है कि आपको मैग्नीट्यूड भी दिया होना चाहिए और डायरेक्शन भी आपको गिवन होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, यानी नीड ऑफ वेक्टर क्या है। तो इसको समझते हैं जरा एक एनिमेशन के थ्रू। देखिए, एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे हमने एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, इस पे क्या किया हमने, एक 50 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इधर देखिए इस तरफ लगाया 30 न्यूटन का। तो अगर आपसे कहा जाए कि इस बॉक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, आप कहेंगे सर वेरी सिंपल, क्योंकि आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा। आप क्या करेंगे, इसको 50 - 30 कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 20 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। यानी बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, बॉक्स इस तरफ मोशन करेगा। ये तो बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। अब स्टूडेंट यहां पे देखिए कि ये है हमारे फहीम सर जो कि नाव पे सवार हैं और ये गए हैं घूमने के लिए। देखिए, ये चाहते थे कि इस नदी में, इस पेड़ के पास जाएं जो कि यहाँ पे है, और देखें यहाँ पे है क्या। तो इन्होंने अपने जो नाव चलाने वाले से कहा कि चले इस डायरेक्शन में, तो वो चलना शुरू करता है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। रिजल्ट ये निकल के आया कि फहीम सर पेड़ के पास ना पहुंच के कहाँ पहुंच गए, कुछ पेड़ से दूर पहुंच गए। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए देखते हैं। देखिए, सर को जाना था, ये येलो लाइन आपको शो कर रही है कि सर को जाना था किस डायरेक्शन में, पेड़ की तरफ। और आपने क्या देखा, एक दूसरी येलो लाइन आपको दिख रही है इस तरफ। ये क्या है, ये बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर है। यानी जो आपकी नदी है उसका भी तो फ्लो होगा, यानी नदी इस तरफ फ्लो कर रही है और बोटमैन जो है इस तरफ नाव को ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो रिजल्ट क्या निकला कि नाव तो ना इधर गई और ना ही इस तरफ गई। रिजल्ट क्या निकल के आया कि नाव इन दोनों के बीच में कहीं चली गई। तो अब ये सवाल हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहीं से वेक्टर का इन्वेंशन होता है कि वेक्टर की जरूरत इसीलिए पड़ती है भाई। जैसे पिछले उसमें देखा आपने, प्रीवियस वाले इसमें देखिए ये सिंपल आपने वेक्टर को ऐड कर लिया, लेकिन अगर
आपको इस तरह की चीजें मिले, देखिए ये, तो इसीलिए हमको वेक्टर की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको नीड ऑफ वेक्टर तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं रिवर और जो बोटमैन का फोर्स है, यानी जो लगा रहे हैं, उनके बीच में जो रिजल्टेंट फोर्स आया, वहां पे क्या हुआ, नाव चली गई, वहां पे नाव चली गई, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में देखिए कुछ इस तरह से, सपोज करिए ये वेक्टर है, इसको हम लोग एरो से शो करते हैं और क्या लिखते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। ये क्या है, इंग्लिश का अल्फाबेट ए है, जिसपे हमने एक क्या लगा दिया है, एरो लगा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए, क्या पढ़ेंगे इसको, वेक्टर ए, ठीक है। अब स्टूडेंट आगे है आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी अगर किसी वेक्टर का मॉड निकाला जाए। मॉड क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि आपको पता है एरो तो डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन अगर हमें उस पैरामीटर का मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो उसको मॉडुलस से हम निकालते हैं। तो मॉडुलस को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे इसको क्या करिए, इसके हेड से एरो हटा दिए तब भी मॉडुलस को शो करता है, या आप क्या करिए, इन दोनों के बीच में वेक्टर को रख दीजिए तब भी ये शो करता है। तो मॉडुलस को शो करने के दो तरीके हैं, एक ऐसे भी कर सकते हैं और एक ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए अगर आपने मॉड निकाला, आपको क्या देखा, जो आपकी ये वेक्टर था, यहां से क्या है, देखो एरो हट गया, यानी आपकी मैग्नीट्यूड बन चुका है। जब तक इस पे एरो था तब तक ये वेक्टर था, जैसे ही आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब इससे एरो हट जाएगा, तो ये क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड आ गया, एक वैल्यू आ गई, इसीलिए यहां से क्या हुआ, इसके हेड से एरो हटा दिया गया। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ वेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें तो नहीं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये इधर वेक्टर लिखा हुआ है और ये इधर स्केलर लिखा हुआ है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मेंशन होती है। इसी तरह से डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है, यहाँ पे डायरेक्शन दी नहीं होती है, ओके। उसके बाद ये क्या है, वेलोसिटी है, ये भी क्या है, आपका वेक्टर है। उसके बाद ये क्या है, आपकी स्पीड, स्पीड क्या है, आपका स्केलर है। उसके बाद ये क्या है, आपका एक्सेलरेशन, ये आपका वेक्टर है, और ये आपका मास है, ये क्या है, आपका स्केलर। इससे बहुत सारे वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये मैंने कुछ आपको बताई हैं, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक रेस है बिटवीन ए एंड मिस्टर बी। देखते हैं इस रेस में क्या होता है। रेस शुरू होती है, ये देखिए, और ये दोनों क्या हुआ, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। अब जब ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो एक कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। व्हाट्स द कंक्लूजन ऑफ द रेस, देखते हैं। स्पीड ऑफ ए एंड बी आर सेम, कि दोनों की जो स्पीड थी वो सेम थी, ये हम लोगों ने कंक्लूजन में देख लिया। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी भी सेम थी। तो इन दोनों को जब कंक्लूड किया गया वेक्टर के फॉर्म में तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। क्या मिलता है कि देखिए यहाँ पे रेड लाइन ये शो कर रही है कि ये डायरेक्शन है किसकी, मिस्टर ए की, ये डायरेक्शन है मिस्टर बी की। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए की डायरेक्शन भी सेम है किससे, मिस्टर बी से, और मिस्टर ए की जो स्पीड है वो मिस्टर बी के स्पीड के बराबर, यानी ये मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो अगर आपका क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने यहाँ क्या लिखा है, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। तो इक्वल वेक्टर की कंडीशन क्या है कि दोनों का की डायरेक्शन सेम होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि अगर यहाँ पे हम ए इक्वल टू माइनस बी लिख दें, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस बी का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि यहां पे जो मिस्टर ए थे वो उनकी डायरेक्शन ये थी, और जो मिस्टर बी थे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अब रिवर्स हो गई। यानी ये जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है बेटा। ये क्या शो कर रहा है, ओनली एंड ओनली डायरेक्शन को शो कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी वेक्टर में निगेटिव साइन लगा हुआ है तो उसका रिलेशन मैग्नीट्यूड से बिल्कुल नहीं होगा, उसका रिलेशन ओनली एंड ओनली डायरेक्शन से होगा, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ओके। तो मैग्नीट्यूड सेम है,
डायरेक्शन अपोजिट है, इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझने वाले हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, यानी वेक्टर के बीच का एंगल। बहुत सिंपल है लेकिन हम लोग यहां भी गलतियां करते हैं, तो चलिए इसको हम लोग समझेंगे 3 स्टेप्स में। सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इसको ऐसे अरेंज करना है कि वेक्टर बी की टेल पे वेक्टर ए की टेल लग जाए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेल टू टेल कनेक्शन। तो देखते कैसे हो कनेक्शन। आपने क्या देखा, ये देखिए यहां से वेक्टर बी से निकल के कहां गई है, आगे की तरफ। हमने इसको क्या किया, शिफ्ट किया सेम पोजीशन से। इसकी पोजीशन नहीं बदलना है, एंगल नहीं बदलना, जिस पोजीशन में हॉरिजॉन्टली रखी है सेम हॉरिजॉन्टल वे में इसको रखना है। अब देखिए ये वेक्टर ए भी क्या हुआ, आके इसके टेल से कनेक्ट हो गई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल क्या होगी, जिस पोजीशन में वेक्टर को रखा था सेम पोजीशन में उसको शिफ्ट करेंगे, उसके एंगल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। एक तो ये चीज हो गई। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। तो इसी एंगल को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अब अगला सवाल ये होता है कि हेड टू टेल, कि हेड को अगर टेल से कनेक्ट किया जाए तो क्या कंडीशन बनने वाली, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बी को शिफ्ट किया, फिर हमने क्या किया, ए को शिफ्ट किया, और ए कहां पे गया, बी की हेड से जाके कनेक्ट हो गई क्या, टेल ऑफ द ए। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने क्या देखा, एक एंगल फॉर्म हो गया, ये एंगल फॉर्म हो गया। इन जनरल हम लोग यही गलतियां करते हैं, हमको लगता है यही आपका क्या है, एंगल है, जबकि ये वेक्टर का एंगल नहीं होता है। किस कंडीशन में, हेड टू टेल की कंडीशन में। तो कौन सा एंगल होता है, आइए देखते हैं। हमने क्या किया, इसको आगे एक्सटेंड किया बी को, ठीक है, और हमने क्या देखा, एक एंगल यहाँ पे और फॉर्म हो गया। तो ये एंगल जो आउटसाइड फॉर्म हुआ है, बाहर की तरफ फॉर्म हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यानी ये क्या है, वेक्टर ए और बी के बीच का ट्रू एंगल है। ये आपका ट्रू एंगल नहीं है, ये आपका ट्रू एंगल है। तो याद रखिएगा, इस केस में कभी भी इस एंगल को मत लीजिएगा, अदरवाइज आपके सारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। ओके, अब तीसरी कंडीशन होती है हेड टू हेड। अगर हेड से हेड को कनेक्ट किया जाए, आइए देखते हैं। हमने क्या किया, बी को शिफ्ट किया, उसके बाद हमने ए को शिफ्ट किया, और आपने क्या देखा कि यहां पे बी की हेड से ए की हेड कनेक्ट हो गई, वेक्टर बी की हेड से वेक्टर ए की हेड। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें कौन सा एंगल होगा वेक्टर का। तो देखते हैं यहां पे ये एंगल फॉर्म हुआ, तो क्या यही एंगल आपका वेक्टर का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। आइए देखते हैं। जब आपने टेल टू टेल किया था तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिला था। सो एट दैट कंडीशन इफ वी कनेक्ट हेड टू हेड, आप जानते हैं मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट है और इक्वल भी है, तो कुछ उसी तरह कॉन्सेप्ट यहां और यहां बन रहा है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हेड टू हेड की कंडीशन में यही एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। क्या होगा, ये एंगल बिटवीन वेक्टर होगा। ठीक, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि इक्वल होते हैं। तो इसलिए हेड एंड हेड की कंडीशन में भी ये क्या होगा, ट्रू एंगल ऑफ द वेक्टर होगा। तो ये 3 केसेस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें 3 वेक्टर हैं। कौन कौन से हैं, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और वेक्टर ए है। आपको इन तीनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। देखिए वेक्टर बी की टेल से वेक्टर सी की टेल कनेक्टेड है यहाँ पे। तो आपको बताया है सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री। दिस इज ऑल्सो 60 degree, this is also 60 degree. So in the case of angle between vector B and C is 60 degree, because of this is a connected to tail. Okay, after that we find the angle between vector C and vector A। ये क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या कनेक्टेड है,
वेक्टर ए की हेड वेक्टर सी की हेड से कनेक्टेड है, एट दैट कंडीशन हम लोग ये भी कहते हैं कि यही आपका ट्रू एंगल होता है, तो इसका ट्रू एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। एंड लास्ट वन इज एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, एंड लास्ट वन इज एंगल बिटवीन वेक्टर सी वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। देखिए क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं फिगर यहाँ पे है, तो अब देखिए यहाँ पे हेड से टेल कनेक्टेड है, क्या कनेक्टेड है, हेड से टेल कनेक्टेड है। तो हेड से टेल कनेक्टेड के केस में ये एंगल तो नहीं हो सकता, अभी आपने पढ़ा था पीछे, तो कौन सा एंगल होगा, देखिए इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, दिस वन कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 120 डिग्री। कैसे, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे जो एंगल होता है कितना होता है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज अ 180 डिग्री, और ये कितना है, दिस इज अ 60 डिग्री। सो दिस वन इज, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, दिस बिकम्स 120 डिग्री। सो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 120 डिग्री। तो आई होप सो आपको एंगल निकालना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2D फिगर का ले लेते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक प्लेन है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपको, एक तो लेंथ है और दूसरी क्या है आपके सामने, ब्रेथ है। तो यहाँ पे आपकी 2 डायमेंशंस हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। जब 2 डायमेंशंस हैं तो यहाँ पे एक्सिस भी 2 होंगी, पहली कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, और दूसरी क्या होगी, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो जो 2D फिगर होता है उसमें 2 एक्सिस होते हैं, भाई जाहिर सी बात है डायमेंशन 2 है तो एक्सिस भी उसकी 2 होंगी। अब एक सवाल ये होता है कि स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमेशा ऐसे ही होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, एक्स और वाई एक्सिस की पोजीशन बदल सकती है। किस तरह से, आइए देखते हैं। अब देखिए हमने अगर प्लेन फिगर को पोजीशन को बदल दिया है, अब देखिए एक्स क्या हो जाएगा, अब एक्स ऐसा हो जाएगा, और वाई कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अब जो एक्स वाई है कुछ इस तरह से हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एक्स वाई कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन पे डिपेंड करेगा कि किस पोजीशन में रहेगा, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा एक्स एक्सिस, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि इनके बीच का जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये कंपल्सन है, कंपल्सरी है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये एक्सिस नहीं हो सकता है। तो समझ में आ गया आपको। इसी तरह से आपका क्या है, 3D फिगर है। 3D फिगर क्या है, जिसमें 3 डायमेंशन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्यूब है, आप लोग क्यूब को खेलते भी होंगे, सभी ने देखा ही होगा। तो ये क्या है आपके सामने 3D फिगर है। ये किससे बनता है, स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर प्लेन से बनता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये आपका 3 डायमेंशन है। जब 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फिगर भी, यहाँ पे एक्सिस भी 3 होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। फिर देखिए आपका ये वाई एक्सिस है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका जेड एक्सिस है। अच्छा, ये जेड एक्सिस क्यों आया, क्योंकि अब डायमेंशन 3 हो गई तो एक्सिस भी आपके सामने 3 ही होंगी। अब जेड एक्सिस जो है वो इनसाइड होता है या तो आउटसाइड होता है, या तो बाहर की तरफ होता है या तो अंदर की तरफ होता है। जेड एक्सिस प्लेन के ऊपर नहीं होता है, ऐसा हमको देखिए, अब यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन जेड एक्सिस या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। कब आउटसाइड होगा कब इनसाइड होगा ये समझते हैं। अगर आपको यहाँ पे डॉट दिया है तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज आउटसाइड। क्या है, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इज आउटसाइड, मींस ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और इसमें शर्त क्या है, एक्स वाई जेड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये शर्त है। और अगर यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है तो क्या मतलब है, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस इनसाइड, यानी अंदर की तरफ है। इसको और अच्छे से समझने के लिए देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये देखिए स्क्रू अंदर की तरफ जा रहा है, इसका जेड एक्सिस अब अंदर की तरफ है, अब ये बाहर की तरफ आएगा। देखिए तो जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि या तो अंदर की तरफ होगा या तो बाहर की तरफ होगा। ये जेड एक्सिस का एक्चुअल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आप देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3D फिगर्स। यहाँ पे क्या है कि आप 2D फिगर में तो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आराम से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4 सेंटीमीटर। अगर इसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर, सभी 4 सेंटीमीटर होती है क्योंकि स्क्वायर से बना होता है, क्यूब है ये आपका। ये मान के चलिए कि आपका एक कमरा है क्यूब के शेप में, 10 बाई 10 का मान लीजिए, 4 बाई 4 का मान लीजिए। तो इसके कॉर्नर्स कितने होंगे मान लेते हैं। ये मान लीजिए एक कॉर्नर ये है आपका जिसको ओरिजिन कहते हैं, एक कॉर्नर ये है आपका, एक कॉर्नर ये है आपका 3, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं। देखिए ओरिजिन है आपका, रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पे तो आपको क्या रहेगा 0,0 भाई एक्स वाई जेड तीनों क्या होंगे यहाँ पे 0 होंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पे लिखना है कॉर्नर 2 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि एक्स पे चलना है, फिर वाई पे, देन जेड पे। तो जैसे ही हम एक्स पे चलना शुरू करेंगे तो कितना चलेंगे 4, क्योंकि आपको दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम कहाँ पहुंच गए, सीधा कहाँ पहुंच गए 2 पे पहुंच गए 4, यानी एक्स पे 4 चले, वाई पे 0 चले, जेड पे 0, क्योंकि वाई और जेड पे हम चले ही नहीं, तो उससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0। इसी तरह से अगर आपको लिखने हैं इसके कॉर्नर नंबर 3 के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कॉर्नर नंबर 3 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम कहाँ चले, एक्स पे चले 4, वाई पे चले 4, ये क्या हो जाएगा 4,4। बट जेड पे चले हम लोग 0, जेड पे चले नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,4,0 हो गए। गेट इट। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कॉर्नर नंबर 6 की, तो कॉर्नर नंबर 6 पे पहुंचने के लिए हमको कैसे जाना होगा। सबसे पहले हम लोग एक्स पे चले, फिर हम लोग वाई पे चले, और यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट पे हम लोग कहां चलेंगे जेड पे। तो जो 6 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,4,4। अब अगर मैं आपसे कहूं आपको इसके लिखने हैं 4 के, तो कैसे होगा। देखिए 4 पे जाने के लिए अगर आप x पे जाएंगे फिर y पे जाएंगे तो आपको रास्ता ही नहीं z पे जाने के लिए यहाँ पे, तो आपके पास एक सीधा रास्ता है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे जाने के लिए। तो जब यहाँ से आप जाएंगे डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप x पे चले ही नहीं 0, y पे चले 4, z पे चले 0, तो इसको कितने हो जाएंगे 0,4,0 हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन स्टूडेंट कि कॉर्नर नंबर 5, कॉर्नर नंबर 7 और 8 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है कि आपका क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड है, इसमें क्या दिया हुआ है 10, 3 एंड 4। आपको इसमें भी सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो ये चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। तो स्टूडेंट आई होप सो कि आपको ये फंडामेंटल चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, और ये सीरीज लगातार आपके पास तक पहुंचती रहेगी। तो स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट।